हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज अ ड्रीम डजंट बिकम अ रियलिटी बाय मैजिक, इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को आज अगर देखते हैं तो वो रातों रात कोई भी अमीर नहीं बना। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करके बहुत सारी गलतियां करी, अपनी गलतियों से सीखा, अगली बार जो प्रयास करा उसमें वो गलतियां नहीं दोहराई, दूसरों की गलतियों से सीखा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, हार्डवर्क करा, दृढ़ निश्चयी रहे और खूब पसीना बहाया, तब जाके आज उनकी जो सपने थे वो हकीकत में बन पाए और आज वो सक्सेसफुल मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आपके पास कोई अलग रास्ता नहीं है, हर कोई इसी रास्ते से चल के आगे बढ़ता है, आगे तक पहुंचता है। अगर कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है तो आज नहीं तो कल वो विफल होता ही होता है, कहीं ना कहीं वो फंसता है। ठीक है, तो सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है और ना ये शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करो। ठीक है, मेहनत करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके, तो हम भी स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। As the world is becoming increasingly interconnected, जैसे जैसे दुनिया एक साथ जुड़ती जा रही है, एक दूसरे के साथ में सबमर्ज होती जा रही है, कनेक्ट होती जा रही है, says the National Education Policy 2022। जी, ये कहना किसका है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये कहना है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये हायर एजुकेशन यानी कि जो उच्च स्तरीय शिक्षा के संस्थान हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है टू become active promoters of more peaceful, tolerant, inclusive, secure and sustainable societies। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा समाज बनाए, ऐसे एक्टिवली इस चीज का प्रचार करे, एक्टिवली मतलब जोर शोर से, यानी कि खुद से आगे से वो उस चीज का प्रचार करें कि भाई हमारा समाज जो है वो ज्यादा पीसफुल होना चाहिए। टॉलरेंट मतलब सहने की क्षमता, सहिष्णु जिसको बोलते हैं, सहने की क्षमता, टॉलरेंट हो, इंक्लूसिव हो यानी कि सबको अपना माने। ठीक है, ये नहीं कि ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते या हम इनको अपने आप बराबर नहीं मानते, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इंक्लूसिव होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए और सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊ हमारे समाज बनाने का, समाज डेवलप करने का, उसको विकास करने का, ये सब जिम्मा किसका है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का है। The attack on 5 foreign students on Saturday night at Gujarat University in Ahmedabad by a mob। अब हुआ क्या है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में सैटरडे को 5 फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया है एक मॉब के द्वारा। अब मॉब क्या है? मॉब होती है भीड़, वो भीड़ जिसका कोई चेहरा नहीं होता, जिसमें आप लोगों को पहचान नहीं सकते, वो भीड़। ठीक है, रिपोर्टेडली फॉर ऑफरिंग नमाज ड्यूरिंग रमजान। और कथित तौर पे ये हमला क्यों किया गया है? क्योंकि ये लोग रमजान के दौरान में नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए इनके ऊपर हमला किया है। फ्लाइज इन द फेस ऑफ दैट कमिटमेंट एंड प्रॉमिस। फ्लाइज इन द फेस ऑफ का मतलब क्या हुआ? सिद्धांत के खिलाफ। जो हमने आमतौर पे जो एक सिद्धांत फैलाया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सिद्धांत फैलाया है कि भाई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का जिम्मा है उन लोगों को, ऐसे नौजवान युवा पीढ़ी को डेवलप करना है जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज हों। तो ये उसके चेहरे पे एक तमाचा है, उस धारणा के ऊपर एक तमाचा है। ठीक है, इन वीडियोस ऑफ द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट की वीडियो सामने आई हैं, अबाउट 25 यंग मैन कैन बी सीन असॉल्टिंग द स्टूडेंट्स। 25 युवा लड़कों को देखा जा सकता है उन बच्चों को असॉल्ट करते हुए। 2 ऑफ whom वर हॉस्पिटलाइज्ड, जिनमें से 2 बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया। The response from the authorities has been two-tone। तो ये जो रिस्पॉन्स आया इसके आगे, फिर जो अथॉरिटीज का जवाब आया वो टू टोन था। टू टोन मतलब उसके 2 नजरिए निकल कर आ रहे थे, 2 ओपिनियंस थे, 2 पहलू दिख रहे थे। पहला, डीलिंग विद द क्राइम इटसेल्फ, कि इस क्राइम से डील करने के लिए, इस क्राइम से निपटने के लिए, द ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑन द कैंपस, कि पहला दिख रहा है किसके कंटेक्स्ट में, कि आप क्राइम के साथ कैसे डील करें। तो ऐसा साफ हो रहा है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर तो की धज्जियां उड़ी हैं, कैंपस के परिसर के अंदर में हुई है, इस कॉलेज के परिसर के अंदर में, वहां पे ब्रीच हुआ है, उल्लंघन हुआ है। ठीक है, 2 people have been arrested and the Ministry of External Affairs has issued a statement। तो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक स्टेटमेंट जारी करी है, saying it is in touch with the गुजरात गवर्नमेंट ऑन द मैटर, कि वो गुजरात गवर्नमेंट के साथ में
टच में है, उनके साथ में बातचीत लगातार कर रहे हैं, समय समय पर कर रहे हैं इस मसले के ऊपर। द सेकेंड रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली अपेयर्स टू ले ब्लेम ऑन द विक्टिम्स। जो दूसरा, ये तो पहला रिस्पॉन्स आ गया सारा का सारा, ठीक है, लेकिन जो दूसरा रिस्पॉन्स है वो ले ब्लेम ऑन, ब्लेम मतलब किसी के ऊपर दोषारोपण करना। तो दूसरा जो रिस्पॉन्स है वो बड़े दुखद तरीके से, दुखद रूप से जो विक्टिम्स हैं, जो जिनका नुकसान हुआ है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर में, इस पूरे प्रकरण के अंदर में, उन्हीं के ऊपर आरोप डाल रहे हैं। इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ द अटैक, अब कैसे है कि जैसे ही अटैक हुआ उसके एकदम तुरंत बाद वाइस चांसलर नीरजा गुप्ता हैज assured द फॉरेन स्टूडेंट्स, वाइस चांसलर नीरजा गुप्ता ने फॉरेनर स्टूडेंट्स जो थे, कहाँ से, फ्रॉम श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड अफ्रीकन नेशंस, इनको एश्योर किया, इनको आश्वासन दिया दैट दे विल बी मूव टू अ डिफरेंट हॉस्टल, कि उनको हम दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे। दैट दिस हैज बिकम नेसेसरी फॉर देयर सेफ्टी इज डिस्टर्बिंग, और ये कदम उठाना उन बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो गया। ये बड़ा ही चौंका देने वाला, बड़ा ही डिस्टर्बिंग है। क्यों आपको उन बच्चों को शिफ्ट करना पड़ रहा है दूसरे हॉस्टल में? क्यों आपने ऐसा माहौल, एनवायरनमेंट नहीं बना पाया कि हम इतने सहिष्णु हो सके, टॉलरेंट हो सके कि भाई दूसरा व्यक्ति भी अपने धर्म का अनुसरण कर सकता है, पालन कर सकता है। अगर हम कर सकते हैं तो हम बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेडर्स जो यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, तो हम भी तो वही चीज कर रहे हैं ना। अब अगर हम ऐसा स्टेप उठाते हैं तो क्योंकि हमारी इस वक्त बहुतायत है, हम लोग पावर में है, तो हम भी वही चीज कर रहे हैं। बट the VC's words also appear to rule out the possibilities of an introspection on how and why the students were attacked. लेकिन जो VC वाइस चांसलर के शब्द हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई भी संभावना आत्ममंथन की, आत्मनिरीक्षण की, कि किस तरीके से इन बच्चों के ऊपर और क्यों इन बच्चों के ऊपर अटैक किया गया, इनको रूल आउट करते हैं, यानी कि इनको नजरअंदाज करते हैं, नकारते हैं। दे आर फॉरेन स्टूडेंट्स and when they go to foreign countries there is a need to be culturally sensitive। तो बोल रहे हैं कि ये फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आपको कल्चरली सेंसिटिव होना चाहिए, यानी कि आपको वहाँ के कल्चर के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, आपको वहाँ के कल्चर के प्रति जानकारी रखनी चाहिए। तो इसका तर्क, ये जो तर्क है, अगर हम इस तर्क के ऊपर चलें तो जो हिंदुस्तानी बच्चों के ऊपर बाहर की कंट्रीज में, अमेरिका जैसे देशों में अटैक्स होते, फिर तो वो भी जायज होंगे। फिर क्या हम लोग ये बोलेंगे, ये तर्क देंगे कि भाई हमारे बच्चों की गलती है, वो वहां के माहौल के अकॉर्डिंग सेंसिटिव नहीं थे, क्यों उनको बाहर जाना था? अपने हॉस्टल के कमरे के अंदर बंद होकर रहते, क्या जरूरत थी? सिर्फ कैंपस जाओ और वहां पे पढ़ाई करो अपने हॉस्टल के अंदर। ये तर्क तो कोई वैलिड तर्क नहीं है ना। तो क्या हम ये कहेंगे हमारे बच्चे भी वहां के अमेरिका के कल्चर के अकॉर्डिंग, वहां के कल्चर के लिए सेंसिटिव नहीं है, इसलिए उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं? ये तो कोई तर्क नहीं बना। लेकिन हम डिमांड करते हैं ना कि भाई वो लोग भी इसके ऊपर जांच करें और वहां पे जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए। तो अब अगर ये बच्चे ये डिमांड करें तो क्या ये गलत हो जाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस इंसिडेंट इट हैज इमर्ज्ड दैट देयर इज स्टिल अ नीड फॉर कल्चरल ओरिएंटेशन। तो इस इंसिडेंट से, इस हादसे के बाद में एक चीज समझ में आ गई है, एक चीज सामने आई है कि अभी भी हमारी कल्चरल ओरिएंटेशन मतलब कि संस्कृति के प्रति दिशा निर्देशों को जागर करना, लिखे जाना बाकी है। ये करना भी अब जरूरी हो गया है, ठीक है, कि भाई आप हमारे देश में आ रहे हो तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसा कि नॉर्थ कोरिया ने एक माहौल बना दिया है कि भाई आप हमारे देश में आएंगे तो आपको हमारे जो डिक्टेटर हैं उनको आपको इतने बार सलामी देनी पड़ेगी, आप उनके पोस्टर को हाथ नहीं लगा सकते, उनके पोस्टर को आप हटा नहीं सकते। ये चीजें अब हमारे देश में भी आपको करनी पड़ेंगी। The onus of being culturally sensitive, especially in terms of religious and cultural practices, has been put on the foreign students। तो पूरा का पूरा जो दारमदार है, जिम्मेदारी है, ओनस मतलब दायित्व, जिम्मेदारी, कि कल्चरली सेंसिटिव आपको होना पड़ेगा, ये सारा, और वो भी धार्मिक और कल्चर के बेसिस के ऊपर, ये सारे के सारा दारमदार किसके ऊपर डाल दिया गया है? फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ठीक है, आप फॉरेन स्टूडेंट्स को जब एडमिशन देते हैं तब कुछ गाइडलाइंस जारी कर दीजिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, फिर देखते हैं कितने फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। It would
seem in this framing that the mob that attacked them has been let off for far too lightly. तो इस पूरी फ्रेमिंग में, ये जो पूरा अब फ्रेम बनाया गया, ढांचा बनाया गया कि भाई उनको कल्चरली सेंसिटिव होना पड़ेगा, होना चाहिए था, तो ये ऐसा लग रहा है कि जिस भीड़ ने उन बच्चों के ऊपर अटैक किया उसको लेट ऑफ कर दिया गया बहुत आसानी से, बहुत लाइटली, यानी कि माफ कर दिया गया. लेट ऑफ मतलब माफ कर दिया गया, वो भी बहुत लाइटली, बहुत आसानी से. The best universities in the world are spaces that first and foremost foster freedom. दुनिया की जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्राथमिकता और सबसे प्रथम प्राथमिकता किस चीज को देती हैं? फ्रीडम को प्रोत्साहित करती हैं. ठीक है, वहां पे फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इन चीज को वो प्रोत्साहित करती हैं. The quality of education they offer depends crucially on the liberty of thought and freedom of debate that they play host to. अगर quality education चाहिए तो वो कब मिलेगी? जब आप बच्चों को इतनी आज़ादी देंगे कि वो अपने विचारों को खुल के सामने रख सकें, उनके पास फ्रीडम होगा डिबेट करने का, विचार विमर्श करने का, अपनी बात रखने का, दूसरे की सुनने का. ठीक है, तभी ये चीज हो पाएंगे. प्ले होस्ट टू मतलब कि वो एक दायरा प्रदान करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं. कौन देते हैं? बेस्ट यूनिवर्सिटीज. द मॉब एंड इट्स वायलेंस ब्रिंग एन एंड टू द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. तो इस तरीके की जो भीड़ है और इस तरीके का वायलेंस जो है, ये फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज मतलब कि बिना कुछ पैसे दिए आपको दूसरे के विचार सुनने का मौका मिल रहा है. कितनी अच्छी बात है कि हम केवल अपने विचारों तक सीमित होके नहीं रह जा रहे, हमें दूसरे के भी विचार सुनने मिल रहा. हो सकता है उसने कुछ अच्छा सीखा हो. ठीक है, हम ये क्यों समझ ले कि हम ही बेस्ट हैं? इतना इतना अभिमान, इतना घमंड कहाँ से आ गया कि हम ही बेस्ट हैं? दूसरा व्यक्ति हमसे ज्यादा बेहतर हो सकता है. ठीक है, कभी सुन के तो देखो, पर सुनो जवाब देने की मंशा से नहीं, सुनो समझने की मंशा से. ठीक है, अभी आप सब बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी दूसरे टीचर के पास भी सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आप बेस्ट हैं तो आप अपने आप से कर सकते हैं ना. बुक्स तो हर चीज की अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है कि कोई गाइड करेगा, कोई दूसरा अपना कुछ विचार देगा, ओपिनियन देगा, कुछ अच्छा निकल कर आ सकता है. ठीक है, और मुझे समझने में ईजी हो जाएगा. तो ये जो फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, इस तरीके की भीड़, इस तरीके का वायलेंस उसका खात्मा कर देगा बाय एक्सटेंशन. और इसका ज्यादा विस्तार कहाँ तक हो जाएगा? द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी का जो आइडिया है उसको भी खत्म कर देगा. यूनिवर्सिटी का आइडिया इन द सेंस कि यूनिवर्सिटीज को नहीं खत्म करेगा, पर यूनिवर्सिटीज के अंदर में हम लोग विचार विमर्श कर सकते हैं, आपस में ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, वो चीजें खत्म हो जाएंगी. ओपननेस खत्म हो जाएगी, आपको सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाने वाले लोग मिलेंगे. गुजरात यूनिवर्सिटी वुड डू वेल टू हीड द एडवाइस ऑफ NEP 2020. बोल रहे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो काम करेगी, वो अच्छा काम कर सकती है अगर वो ध्यान दे NEP 2020 की सलाह के ऊपर, जो कि क्या था? टू एंश्योर साइंटिफिक टेम्पर. ये सुनिश्चित करना कि बच्चों का साइंटिफिक टेम्पर हो. साइंटिफिक टेम्पर मतलब मानसिकता, वैज्ञानिक मानसिकता हो. लिबर्टी, आजादी हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हो. प्लूरलिज्म यानी कि बहुत सारी जो विविधता है उसको समझने की, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की काबिलियत हो. इक्वालिटी एंड जस्टिस, बराबरी और न्याय संगत हो. ठीक है, इट इज नेसेसरी टू नर्चर अ कैंपस दैट हैज. ये बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसे कैंपस का विकास करें, यानी कि कैंपस के अंदर हम ऐसी चीजों का विकास करें जो कि full equity and inclusion as the cornerstone of all educational decisions. जो कि क्या हो? समानता का अधिकार देती हो और पूरा इक्विटी और इंक्लूजन, सबका समावेश करने का अधिकार देती हो, सबको समावेशित होने का अधिकार देती हो एज द कॉर्नरस्टोन. कॉर्नरस्टोन मतलब फाउंडेशन, ये उसका मूल आधार हो किसी भी एजुकेशनल डिसीजन के लिए, या यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही मूलाधार होना चाहिए. ठीक है, ये वो कह रहे हैं. तो राइटर जो है वो काफी गुस्सा है, क्रोधित है. ठीक है, जो ये चीजें हुई, मॉब ने पहले वहां पे हमला करा, पहले इस बात पे वो गुस्सा है. फिर उसके बाद में जिस तरीके से वाइस चांसलर का जो बयान आया उससे भी वो खफा है. ठीक है, उनने अपने तर्क दिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. NEP 2020 क्या कहता है उसके बेसिस पे तो ये होना चाहिए था, बट नहीं हो पा रहा है.
What is the tone of the passage regarding the attack on foreign students at Gujarat University? तो क्रोधित है ना, गुस्सा है ना वो उसके ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर गुस्सा है या लोगों के ऊपर गुस्सा है कि क्या हम ऐसे लोग हमारी यूनिवर्सिटीज ऐसे लोग डेवलप कर रही हैं जो इतना सा भी टॉलरेंस नहीं रखते अपने अंदर। अब क्या 5-5 रुपए के लिए आप लोग किसी की जान लेने लग पड़ेंगे? ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? उन्होंने टॉलरेंस नहीं सीखा, पेशेंस नहीं सीखा। सो ऑप्शन ए इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट मतलब क्रोधित, तो क्रोधित बिल्कुल है। सिंपथेटिक यानी कि वो इस पूरे पैसेज में जो अटैक हुआ गुजरात में स्टूडेंट्स के ऊपर, फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर, उससे सहानुभूति रख रहे हैं। तो उससे सहानुभूति नहीं रख रहे, बच्चों से भी उनने सहानुभूति की बात नहीं करी है कि हाँ जी बड़े बेचारे बच्चे ऐसे वैसे उनने, लेकिन जो वहां पे गलत हुआ, पहली बात तो मॉब का हमला गलत था, दूसरी चीज जो वाइस चांसलर का बयान आया वो गलत था। ठीक है, तो वो क्रोधित ज्यादा है सिंपथेटिक से। न्यूट्रल, कोई उनका ओपिनियन नहीं है, दोनों पक्षों की उन्होंने बात रख दी। इनकरेक्ट है। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, तो इसमें से किसी आप में से किसी को दिख रहा है कुछ पॉजिटिव निकल के आता हुआ? मुझे तो नहीं दिख रहा। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। What is the main theme of the passage? Passage की main theme क्या है? The importance of cultural sensitivity in educational institutes, कि educational institutions के अंदर में cultural sensitivity कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बल्कि educational institutions के अंदर में धर्म आधारित, जाति आधारित चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वही एक जगह है जहाँ पे इंसान अपनी जात पात धर्म को भुला के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकता है। The role of higher education institutes in promoting peaceful and inclusive society, तो हमने केवल उनके ऊपर जो रोल है उसके ऊपर बात नहीं करी, लेकिन ये करने में कितना बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है उसके ऊपर बात करी। The challenge of ensuring freedom and safety on university campuses, option C is correct. From the passage, it can be inferred that all of the following are true about the response of the authorities to the attack on foreign students at Gujarat University, except that कि foreign students के ऊपर जो attack हुआ गुजरात यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में author के बाकी सभी opinion सही है, केवल एक को छोड़ के। The authorities have arrested 2 individuals in connection with the breach of law and order. Correct है ये? 2 को arrest किया है। The response from the authorities appears to lay blame on the victims for not being culturally sensitive. ये भी correct है। The vice chancellor has assured the foreign students that they will be moved to a different hostel for their safety. ये भी correct है। ठीक है, लास्ट बच गया। The Ministry of External Affairs has remained silent on the issue and has not issued any statements regarding this. तो ऐसा ये इनकरेक्ट है क्योंकि उनने स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हम गुजरात यूनिवर्सिटी से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Which one of the following statements best summarizes the author's position on the attack on foreign students at Gujarat University? तो author के क्या position है? author की position बहुत critical है, वो काफी ज्यादा गुस्सा है, काफी ज्यादा नाराज है और काफी ज्यादा criticize करते हैं अटैक को, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए एक पदाधिकारी के बयान को भी। The author believes that attack is a result of foreign students' lack of cultural sensitivity. उन्होंने बोला ना कि अगर ऐसी बात है कि उन्हीं बच्चों को कल्चरली सेंसिटिव होना पड़ेगा, तो आप ठीक है इसके ऊपर रूल्स बना दो। एडमिशन देने से पहले बच्चों को बता दो कि भाई ये हमारे कैंपस के रूल्स हैं, अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप एडमिशन लीजिए वरना मत लीजिए। ठीक है। The author is critical of the attack and authorities' response, highlighting the need for educational institutions to promote more peaceful, tolerant, and inclusive society. Option B is correct. Identify whether the given statements are true or false based on the passage. The National Education Policy 2020 emphasizes the need for cultural orientation for foreign students to ensure their safety and integration. कि National Foreign Policy 2020 जो है वो इस बात के ऊपर जोर देती है कि हमें फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कल्चरल ओरिएंटेशन करना चाहिए, समावेशी करना होना पड़ेगा ताकि वो सुरक्षित रहें और उनको भी यहाँ पे मौका मिले पढ़ने का। ठीक है, तो ये करेक्ट है। The passage suggests that the responsibility for preventing such attacks lies solely with the foreign students. ये passage suggest नहीं करता, लेकिन ये वाइस चांसलर का बयान था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट ट्रू, टू फॉल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
इशिता विल प्लेइंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम। इशिता अपनी फेवरेट टीम के लिए टेनिस खेलेगी, तो विल प्लेइंग की बजाय क्या हो जाएगा, विल प्ले। प्रेजेंट फॉर्म में आएगा ना, बेस फॉर्म में विल प्ले। इशिता विल प्ले टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम। ए में एरर है। He apologized in her silently before he pushed deeper into her thoughts. उसने, आपने किसी व्यक्ति से माफी मांगनी है तो आप क्या करेंगे, apologize to that person, right? ना कि apologized in her, apologized with her नहीं आएगा, of her नहीं आएगा, apologize to her. Option D is correct. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। बिहेवियर, बिहेवियर के स्पेलिंग होते हैं BEHAVIOUR, बिहेवियर। तो बिहेवियर आई नहीं आएगा, ठीक है, बिहेवियर ER नहीं, बिहेवियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है। क्लियर अगेन स्पष्ट, मर्की, मर्की मतलब अस्पष्ट, एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट, और ओपेक मतलब अपारदर्शी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्लियर इज करेक्ट। एज फोनी एज $3 बिल। फोनी मतलब नकली, ठीक है, उतना ही नकली है जितना कि $3 का बिल है। तो बिल मतलब ये वो वाला बिल नहीं जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। अमेरिका जैसी कंट्रीज में नोट को, जो हम बोलते हैं ना ये नोट है, 10 रुपए का नोट है, उस नोट को भी बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नोट मतलब बिल। ओके, तो एज फोनी एज $3 बिल का मतलब हो गया कि समथिंग जो कि फेक है, नकली है, ठीक है, समथिंग दैट इज अट्रैक्टिव, जेन्युइन, डिस्गस्टिंग, फेक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। They are going to give me a lovely present, but I cannot dash what it will be. वो लोग मुझे एक बहुत अच्छा प्रेजेंट देने वाले हैं, लेकिन मैं क्या नहीं कर पा रहा कि वो क्या होगा। I cannot give what it could be, दे नहीं सकता कि वो क्या होगा। Just उसका अर्थ नहीं निकाल सकता। Guess मतलब कि मैं गेस नहीं, अंदाजा नहीं लगा सकता, या गेस्ट किसी, उनका मेहमान नहीं बन सकता। तो क्या होगा, गेस नहीं लगा पा रहा कि वो क्या होगा, गिफ्ट क्या होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। करेक्ट है मेंटेनेंस, इनकरेक्ट है मेंटेनेंस मतलब रख रखाव। क्या स्पेलिंग होते हैं, MAINTENANCE, मेंटेनेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रेंड, दोस्त, रिदम, रिदम मतलब ताल, सुर ताल जो होता है वो रिदम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब एकदम दृढ़ निश्चय हो गया, ठान लिया कुछ करने का, ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें लचीलापन हो जिसमें। फेमस प्रसिद्ध, डिसाइसिव मतलब निर्णायक, और एलिवेटेड मतलब ऊपर उठाया हुआ, ठीक है, उन्नत, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे डिटरमाइन मतलब ठान लिया हो, और डिसाइसिव मतलब जो ठान लिया है, हमने डिसीजन फाइनल ले लिया है, ये कंफर्म है, तो वो भी ठान लिया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। रे वॉज सिनिकल अबाउट लव, सिनिकल मतलब निंदक, रे प्यार का निंदक था। अब इसका सिनोनिम क्या आएगा, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक मतलब उत्पादक, ओबीस मतलब मोटा, ट्रस्टिंग मतलब भरोसेमंद, और पेसिमिस्टिक यानी कि नकारात्मक। तो नकारात्मक होंगे तभी आप, नेगेटिव होंगे तभी आप उसकी निंदा करेंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द कंपनी सेंट आउट अ क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर क्या होता है, प्रश्नों की सूची, प्रश्न की लिस्ट, कि पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा, ये। तो ऐसे क्वेश्चनेयर भेजा कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को, टू इट्स एम्प्लॉयज, टू गैदर फीडबैक ऑन देयर वर्क एनवायरनमेंट। जैसे कि कई बार आपके पास गूगल का सर्वे आ जाता है, या यूट्यूब पे सर्वे आ जाता है कि आपने इस एड के बारे में कहाँ से सुना, आपको इसके बारे में पहले से पता था, ये वो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वो क्या है, क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, QUESTIONNAIRE, ठीक है, यहाँ पे सिंगल एन नहीं डबल एन आएगा, QUESNE नहीं आएगा, NARE। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, निठारी कांड किस किस को याद है। निठारी कांड में सबसे पहली दफा हम लोगों ने, शायद जो हमारे
जहन में है, याद है, सबसे बड़ा केस था कैनिबलिज्म के बारे में सुना था। कैनिबलिज्म मतलब जहां पे इंसानों का मांस खाया जाता है, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारी मूवीज वगैरह बन चुकी हैं, टीवी सीरीज, बहुत चीजें आ चुकी हैं, बट कैनिबलिज्म का जो सबसे बड़ा और प्रमुख उदाहरण हिंदुस्तान की हिस्ट्री का जो है, जो सब लोगों को, हम लोगों को टीवी की दुनिया में हम लोगों को याद है, वो है निठारी कांड। इसको जो व्यक्ति इंसान का मांस खाता हो उसे क्या बोला जाता है? कैनिबल। कार्निवोर मांसाहारी, अब इसमें इंसान का मांस नहीं है, मांसाहारी मतलब मीट, मच्छी, अंडा कुछ भी खा रहा है, जानवर कोई भी खा रहा है। नज मतलब संकेत। ओमनीवोर मतलब जो दोनों चीजें खाता है, मांसाहारी भी है शाकाहारी भी है, ओमनीवोर। लार्जर emissions of greenhouse gases lead to higher concentrations in the atmosphere। बिल्कुल करेक्ट है। बहुत भारी मात्रा में अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस अपने एमिट करेंगे तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो उत्पन्न होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या है? बोलते हैं ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना हुआ है, अपना बीगल खुद ही बजाया जा रहा है, यानी कि अपने गुणगान किए जा रहा है, अपनी प्रशंसा कर रहा है। प्रेजेस हिमसेल्फ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन मतलब बहुत खुश हो जाना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा खुश। व्हेन ही गॉट एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जाहिर सी बात है किसी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो बच्चा खुश ही होएगा। इन्वॉल्व इन यूजलेस जर्नी, इनकरेक्ट। वेरी हैप्पी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ, किसी भी बॉडी का मृत्यु के बाद में उसका एग्जामिनेशन क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम रूम में, उसका बॉडी के पोस्टमार्टम में ये खबर, ये सामने आया है। दैट मीन्स पोस्ट रूम। पोस्ट रूम का मतलब होता है जहां पे किसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बहुत सारी मेल्स आती है ना, वहां पे उस रूम को एक रूम होता है, उसके अंदर में सारी मेल्स को सॉर्ट आउट किया जाता है कि ये इसकी है, ये इसकी है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पोस्ट डेथ मतलब मृत्यु पश्चात। पोस्टपार्टम मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद में माओ को हो जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि डिलीवरी के बाद का डिप्रेशन। और पोस्टमार्टम मतलब कि मृत्यु परीक्षण, ऑप्शन डी इज करेक्ट। One of the dash tragedies is seeing someone with incredible talent get, बोल रहे हैं कुछ सबसे बड़ी ट्रेजेडीज जो होंगी, बिगेस्ट ट्रेजेडीज हो सकता है, वर्स्ट ट्रेजेडीज हो सकता है, वो ये कि कोई व्यक्ति जिसके पास हम बहुत ज्यादा टैलेंट है उसको हम क्या देखें? निराश होते हुए देखें। गेट समथिंग मतलब कुछ आएगा यहाँ पे, बिकॉज ही और शी लैक सम बेसिक स्किल्स, क्योंकि उसके पास कुछ बेसिक स्किल्स की कमी हो। This book dash the number one reason executives derail, ये बुक बताती है एकमात्र जो सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डिरेल हो जाते हैं, यानी कि वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या गिर जाते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल टूल्स टू ऑपरेट इन अ फास्ट पेस, और इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हेल्पफुल, मददगार टूल्स दिए गए हैं, कुछ चीजें करने के लिए कि आप ये कर सकते हैं, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, वो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिससे कि इस फास्ट पेस, तीव्र गति वाले और रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के ऊपर विश्वास रखने वाले एनवायरनमेंट में आप आगे बढ़ सकते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड बाय हाउ इंसाइटफुल, मैं बड़ा ही प्रभावित हूँ, बड़ा ही इम्प्रेस्ड हूँ कि कितना इंसाइटफुल, कितना ज्ञान, डैश वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे तरीके से लिखी हुई, एंड फोकस्ड इट इज, कि ये कितनी अच्छे तरीके से लिखी हुई है, कितनी फोकस्ड है। इट विल श्योरली हेल्प वन डैश सेवरल डिफिकल्ट सिचुएशन, इट यानी कि ये जाहिर तौर पे बिल्कुल हेल्प करेगी किसी भी व्यक्ति की डिफिकल्ट सिचुएशन से निपटने में या जूझने में, ठीक है। वन ऑफ द डैश ट्रेजेडीज, मोर ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो कंपैरिजन नहीं करना है, मोर ग्रेट नहीं आता, सिंपल नहीं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी, ट्रेजेडीज वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में आएगा। ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज यानी कि सबसे बड़ी जो ट्रेजेडीज हैं वो ये हैं कि किसी आप इनक्रेडिबली टैलेंटेड व्यक्ति को क्या होते हुए देखें? गेट अपलिफ्टेड, अपलिफ्टेड मतलब ऊपर उठना, तो अगर ऊपर उठते हुए देखें तो वो ट्रेजेडी कैसे होगी? वो तो अच्छी बात होगी ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। डैमेज्ड, डैमेज मतलब क्षति पहुंचाना।
डिरेल्ड मतलब पथ से भटक जाना, रास्ता भटक जाना। सो ऑप्शन सी, क्योंकि हमने आगे फिर रेल डिरेल की बात की भी थी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चैनलाइज, चैनलाइज मतलब निर्देशित करना। तो अगर उनको चैनलाइजेशन हो जाता है, निर्देशित हो जाते हैं वो, तो उनको तो डिरेल होंगे ही ना। आपको अच्छा निर्देशक अगर मिल जाए तो आप क्यों डिरेल होंगे। दिस बुक डैश डिमीन्स, डिमीन्स मतलब किसी चीज को आप अपमान कर रहे हैं। डिवोर्स, डिवोर्स का मतलब किसी चीज को आपने तेजी से खा लिया और वो खत्म कर दिया। एड्रेसेस, एड्रेसेस मतलब किसी चीज की आप समस्या के जड़ तक पहुंच रहे हो, उसको समस्या को सुलझा रहे हो। नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज। तो यहाँ पे एड्रेस करें ना, नंबर वन रीजन जो सबसे बड़ा कारण है कि एग्जीक्यूटिव डिरेल क्यों होते हैं, उसको एड्रेस कर रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड बाय हाउ इंसाइटफुल डैश सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही ज्यादा शालीन, बहुत ही ज्यादा जटिल। पेसिमिस्टिक मतलब कि नेगेटिव। कम्बरसम मतलब कि भारी और कठिन। रीडेबल मतलब कि आसानी से समझ में आने वाली, आसानी से पढ़ी जा सकने वाली। सो मैं इम्प्रेस हूं कि कितनी ज्ञानवर्धक है, कितनी आसानी से पढ़ी जा सकती है, कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड और कितनी फोकस्ड है ये बुक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। It will surely help one dash several difficulties. कंडेम, कंडेम मतलब निंदा करना। सैल्वेज मतलब कि किसी मुश्किल परिस्थिति से आप बच के निकल जाए, तो बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियों से आपको बच के निकलना है ना, सैल्वेज। रिजेक्ट मतलब कि नकार देना, स्वीकार करना। और डिस्करेज मतलब कि हिम्मत हार जाना। तो यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी है आपको, परेशानियों से रिजेक्ट नहीं करना है, निंदा नहीं करनी, क्या करना है, सैल्वेज, बच के निकलना है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।